हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स फॉर यू में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 2। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में दी गई है। चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जो ये स्थिति हमें दी गई है, इसे जो है हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस रूप में जो है इस स्थिति को हमें लाना है, यानी हमें एक द्विघात समीकरण बनानी है। जो ये हमें स्थिति दी गई है, तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की जो लंबाई मीटर, चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जो है हम भूखंड की लंबाई मान लेंगे और चौड़ाई। तो यहाँ पे कंडीशन हमें दी गई है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो यहाँ पे हम चौड़ाई मान लेंगे। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। और ये जो माप हमें मीटर में दी गई है, तो x मीटर मान लिया हमने। प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर 1 अधिक है। चूंकि भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, इसलिए भूखंड की जो लंबाई आएगी, भूखंड की लंबाई, तो भूखंड की लंबाई इज इक्वल टू हो जाएगा, अब चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई हमने मानी हुई है x, तो x का अगर हम दुगना करते हैं तो जाएगा 2x। चौड़ाई का दुगना हो गया, x का दुगना 2x, और उससे 1 अधिक है तो अधिक के लिए हम प्लस कर लेंगे, और 1 अधिक है तो 1 हो जाएगा। तो 2x प्लस 1 मीटर, ये जो है भूखंड की लंबाई आ गई है। 2x प्लस 1, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक, तो प्लस 1 इतना मीटर। अब जो है यहाँ में आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यहाँ से। हमें लंबाई जो है 2x प्लस 1 है, चौड़ाई x है। तो इसलिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल होगा, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इज इक्वल टू हो जाएगा, लंबाई है 2x प्लस 1 और इंटू चौड़ाई, चौड़ाई है जो हमने मानी हुई थी x, तो ये इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे 2x प्लस 1 से, तो 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस x इंटू 1 x, इतना मीटर और स्क्वायर। ये जो है क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में हमें प्राप्त होगा। जो प्रश्नानुसार हमें जो है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है, तो ये भी हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो यहाँ बोलेंगे चूंकि प्रश्नानुसार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ये जो है भूखंड का हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 528, और जब हमने x चौड़ाई मानी थी तो उसके अकॉर्डिंग, और लंबाई 2x प्लस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस x आया, तो यानी ये दोनों क्षेत्रफल हैं, तो इसलिए 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा 528, 528। 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल दिया हुआ है। यहाँ से हम 528 का पक्षांतर कर लेंगे, हमें द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और 528 का हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, 528 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है द्विघात समीकरण का रूप हमें प्राप्त हो गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस स्थिति को हमें जो है द्विघात समीकरण के रूप में हमने चेंज कर लिया। तो ये क्वेश्चन दूसरे का जो है फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। आइए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी हमें इस स्थिति को भी जो है द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दो क्रमागत और धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं, तो धनात्मक पूर्णांक सारे प्लस में हो जाएंगे, +1 +2 +3 इस तरीके से। और क्रमागत हैं, अगर एक धनात्मक पूर्णांक 10 है तो अगला 11 हो जाएगा, क्योंकि क्रम है लगातार, या अगर 15 है तो 16 हो जाएगा,
22 है तो 25 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 30 है तो 31 हो जाएगा। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है और उनके गुणनफल जो है 306 है। तो हम एक पूर्णांक मान लेते हैं पहले। माना पहला धनात्मक पूर्णांक। तो माना जो पहला धनात्मक पूर्णांक है वो बराबर दिया हुआ है x। माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो इसलिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरा जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, जैसे मैंने बताया था, अगर एक पूर्णांक 15 है तो नेक्स्ट जो है 16 होगा, यानी 15 + 1 कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हमें x है तो x + 1 हो जाएगा। तो ये दूसरा जो है क्रमागत हो जाएगा x + 1। इसी प्रकार अगला अगला क्रमागत अगर हम धनात्मक पूर्णांक निकालना है तो वो जो है x + 2 हो जाएगा, 3 इस तरीके से। तो अगला क्रमागत जो होगा x + 1, इसमें हम वो x + 1 कर लेंगे तो अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकल जाएगा। प्रश्नानुसार जो है, प्रश्नानुसार दिया है कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। यानी इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का, यानी x और इंटू x + 1, इन दोनों को जो गुणा करके मल्टीप्लाई करके जो है कितना आता है, गुणनफल 306 है। तो x इंटू x + 1 इजिकल टू हो जाएगा 306। x का अंदर गुणा करेंगे तो x इंटू एक्स x² प्लस x इंटू 1 x और इजिकल टू 306। यहाँ से हम 306 का पक्षांतर कर देंगे तो ये इजिकल टू जो बनेगा x², इसलिए प्लस x और माइनस इधर पक्षांतर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 306 और बराबर 0। तो ये जो है हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई है। ax² + bx + c इजिकल टू 0 के रूप में ये द्विघात समीकरण आ गई है। तो ये स्थिति जो है हम द्विघात समीकरण के रूप में इस तरीके से चेंज कर लेंगे। तो ये सेकंड पार्ट इसका सॉल्व हो चुका है। फ्रेंड्स, अब इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तीसरा पार्ट दिया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इस स्थिति को भी जो है हमें द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। यहाँ पे जो है रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का जो गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु, तो माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष। ये हमने मान लिया कि माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब ये दिया हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन दी है, चूंकि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, इसलिए रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, तो रोहन की जो माँ की आयु आ जाएगी। अब देखिए रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उसकी आयु और उससे जो है 6 वर्ष बड़ी है, तो बड़ी के लिए प्लस आ जाएगा और 26, तो x + 26 वर्ष, ये जो रोहन की माँ की आयु आ गई है। अगली जो कंडीशन दी गई है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब से 3 वर्ष पश्चात जो है उनकी आयु का जो गुणनफल है 360 है। तो हम पहले 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु ज्ञात करेंगे और 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु, और दोनों को गुणनफल करके गुणा करके 360 के इक्वल कर लेंगे। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो वर्तमान आयु उसकी x है, 3 वर्ष बाद हमें बतानी है, तो बाद के लिए जो है हम पश्चात के प्लस कर लेंगे और पहले के लिए माइनस, तो x + 3 वर्ष। 3 वर्ष पश्चात जो है रोहन की आयु जो होगी वो x + 3 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार जो है 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, तो रोहन की माँ की आयु जो है इस टाइम x + 26 है और 3 वर्ष पश्चात हो जाएगा x + 26, इसमें जो है +3 कर लेंगे हम, तो x + 26 + 3, तो ये हो जाएगा x + 29 वर्ष। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x + 3 वर्ष और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु x + 29 वर्ष। प्रश्नानुसार जो दिया है, प्रश्नानुसार उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात जो है आयु का गुणनफल दोनों का 360 हो जाएगा। दोनों की आयु का गुणा कर लेंगे, यानी x + 3, ये 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु थी,
इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 29 रोहन की माँ की आयु की, और इजिकल टू आ जाएगा 360। 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणा करके बराबर 360। सॉल्व कर लेते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में है, दो पद हैं, तो x का गुणा पहले x प्लस 29 के साथ हो जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस 29, और प्लस 3 का गुणा हो जाएगा फिर x प्लस 29 के साथ, तो ये इजिकल आ जाएगा 360। इस तरीके से गुणा हो जाएगा। x का गुणा x प्लस 29 के साथ करेंगे, तो x का गुणा x हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 29 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा 3x, और प्लस 3 गुणा 29, तो 3 नंबर 27, और 3 दूनी 6, और 2 8, 87 बराबर हो जाएगा 360। एक्स स्क्वायर वाला एक ही पद है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 29x और प्लस 3x, दो पद हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 32x, 29x प्लस 3x 32x, और प्लस 87। 360 का हम पक्षांतर कर देंगे इधर, माइनस 360 बराबर हो जाएगा 0। आगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर सॉल्व करेंगे, प्लस 32x और ये प्लस 87 माइनस 360, तो 87 में जो है हम 360 को माइनस कर लेंगे, तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे बच गया 5 5, यानी यहाँ से यहाँ 15 15 में से 8 7, और यहाँ पे 2, तो हो जाएगा 273, और 87 माइनस 360 तो माइनस का बचेगा, कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं, यानी माइनस 273 इजिकल टू 0। तो ये जो है हमें द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया है ये स्थिति, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। तो इस स्थिति को भी ये द्विघात समीकरण के रूप में चेंज कर लिया है। क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट रह गया है। फोर्थ पार्ट है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इस स्थिति को भी जो है हमें द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। तो यहाँ पे देखिए हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें मान लेते हैं माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, तो माना रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने मान लिया कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो टोटल दूरी दी गई है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, क्योंकि कुल दूरी तो कुल दूरी बराबर दी है 480 किलोमीटर। ये टोटल दूरी दी गई है, कुल दूरी 480 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमें चाल समय और दूरी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम समय निकालेंगे पहले, फिर कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो यहाँ पर हमें समय दिया गया है, तो यहाँ से हम समय इज इक्वल टू हो जाएगा, इसलिए समय बराबर, तो चाल इधर आ जाएगा, समय क्रॉस गुना हो जाएगा दूरी अपॉन चाल, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ये हम निकालेंगे। तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो दूरी बटे चाल, टोटल दूरी 480 किलोमीटर है, अपॉन जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी बटे चाल, तो 480 और अपॉन हो जाएगा x, इतने घंटे। तो ये 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, जबकि जो है रेलगाड़ी की चाल कितनी थी x किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे जो कंडीशन दी है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अब चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर, तो चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर, तो जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी तो पहली जो चाल है x है, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है, तो हो जाएगी x माइनस 8, जो चाल हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब जो है चाल की 8 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है इसमें कमी आ रही है, तो चाल बन जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा जब चाल है उसकी, तब जो है उसको 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा वो निकाल लेते हैं। तो चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो ये इक्वल हो जाएगा समय दूरी बटे चाल, दूरी है 480
और यहाँ पे चाल है x-8, तो 480 अपॉन हो जाएगा x-8। इतने घंटे जो है ये जब उसकी चाल x-8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अब जो प्रश्नानुसार जो कंडीशन दी गई है, कंडीशन ये दी गई है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। यानी जो जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम हो रही है तो उसी दूरी को तय करने में जो है कितने घंटे का समय लग रहा है, 3 घंटे का। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, तो प्रश्नानुसार जब जो है उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है तो जो यात्रा है, जो समय लग रहा है, यानी 480 अपॉन x-8, और पहले वाला जो समय था 480 अपॉन x, उससे जो है 3 घंटे का कम समय लग रहा है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा कम समय के लिए, और इक्वल टू कितने घंटे का समय, 3। तो अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो वो जो पहले वाली दूरी है उसको तय करने में जो है 3 घंटे का कम समय लग रहा है। तो 480 इंटू अपॉन x-8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू हो जाएगा 3। यहाँ से हम 480 कॉमन ले सकते हैं ऊपर दोनों से, 480 इंटू यहाँ पे बचाएगा 1 अपॉन x-8 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। और 480 का हम पक्षांतर कर देंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। यहाँ पे हम एलशियम ले लेंगे x-8 और x का, तो इन दोनों का जो एलशियम आएगा x इंटू x-8 आ जाएगा, दोनों का एलशियम आ जाएगा x इंटू x-8। यहाँ पे x-8 का इसमें भाग x-8, यहाँ पे बच गया x का गुणा हम 1 से करेंगे तो इंटू x माइनस x का भाग x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे भाग, यहाँ पे बच गया x-8, उसका गुणा 1 से करेंगे तो जाएगा x-8 इज इक्वल टू 3 अपॉन, और ये गुणा में है तो आप भाग में चले जाएगा 480। यहाँ पे ये सॉल्व कर लेंगे, 3 एकम 3 और ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और यहाँ पे बच गया 1, 3 छक्का 18, 0, तो 160 हो गया। और ये हो जाएगा ऊपर x माइनस x, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा जब कोष्टक खुलेगा +8 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स 8x, और इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 160। यहाँ से प्लस x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, ये जो है दोनों गुणा में समान पद हैं और चिन्ह जो है इनके विपरीत हैं। तो ऊपर बच गया हमारे पास 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 अपॉन 160, 160 क्रॉस गुणा कर लेंगे वज्र गुणा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 160 का गुणा ऐसे करेंगे तो 8 इंटू 160, 160 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर लेंगे 16 और 8 का, तो 8 का गुणा 16 128, 128 और 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 8x 1280 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 1280 बराबर 0। तो ये जो है द्विघात समीकरण के रूप में चेंज हो गया है। तो जो स्थिति हमें दी गई थी ये हम द्विघात समीकरण के रूप में किस तरीके से चेंज करेंगे, तो यहाँ पे चाल और बराबर दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो इससे जो है ये हमने द्विघात समीकरण के रूप में चेंज कर लिया है। तो ये जो है प्रश्नावली 4.1 के दूसरा क्वेश्चन के चारों पार्ट हैं, जो हमें स्थितियां दी गई थी उनको जो है द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करना था। तो ये पहली प्रश्नावली जो है समाप्त हो गई है 4.1।